अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मुझ पर बीती हुई ये घटना वैसे तो असाधारण नहीं थी, फिर भी जब मुझे उसकी याद आती है मेरे होश उड़ जाते हैं और सारे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात इतनी सी थी कि एक कस्टम ऑफिसर के मकान में रुकने के दौरान मुझ पर एक कातिलाना हमला हुआ। हमला करने वाला मुझे अपनी गोली का निशाना बनाने वाला ही था कि पीछे से एक खूनख्वार कुत्ते ने भौंक कर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लिया और मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैंने हमला करने वाले के हाथों से रिवॉल्वर छीन लिया। हमला करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पुलिस को बताया कि जिस कुत्ते ने उस पर हमला किया था उसे वो 2 दिन पहले मार चुका था। बालीपुर कस्टम पोस्ट, जहां ये घटना घटी, आबादी के लिहाज से बहुत ही छोटी सी जगह थी। शायद 25 घर भी वहां नहीं होंगे, लेकिन सरहदी जगह होने की वजह से पुलिस और कस्टम डिपार्टमेंट के गिने चुने लोग वहां रहते थे। सारे गांव में कुल 2 कुत्ते थे, जिनमें से एक मेरे दोस्त इंस्पेक्टर डेविड के पास था और एक पुलिस वालों के पास जंजीरों में बंधा रहा करता था। हमले के दौरान मैंने भी भौंकने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन कुत्ता मुझे नज़र नहीं आया। मुझे क्या, खुद हमला करने वाले को भी नहीं दिखाई दिया। इंस्पेक्टर डेविड के 4 सिपाहियों और 2 नौकरों ने मुझे बताया कि वाकई 2 दिन पहले उनका पिंटू मारा जा चुका था, जिसकी लाश को डेविड ने अपने ही मकान में दफन कर दिया था। मुझ पर यह हमला डेविड के धोखे में किया गया था। उस वक्त रात के 10 भी नहीं बजे थे। नौकरों और सिपाहियों ने जब हवाई फायर की आवाज़ सुनी तो वो लम्हा भर में ही दौड़कर मेरे पास आ गए थे और सबका ये बयान था कि उनमें से किसी ने भी न किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी, न किसी कुत्ते को बंगले में इधर उधर भागते हुए देखा। अब तक इस हादसे के बारे में मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उठते हैं। क्या वो पिंटू की आत्मा की आवाज़ थी जिसे मेरे और मुजरिम के अलावा कोई नहीं सुन सका? अगर वो कोई दूसरा कुत्ता था तो मेरे और मुजरिम की नज़रों में क्यों नहीं आ सका? लेकिन सच्चाई ये थी कि वो पिंटू के भौंकने की आवाज़ थी। तो क्या पिंटू मरा नहीं था? लेकिन उसे डेविड दफन नहीं करता तो शायद ये शुबा भी हो सकता था कि वो ज़ख्मी होकर मरा नहीं था। जहाँ तक उसे देखने का सवाल है, हो सकता है कि हमने ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में उस वक्त इस बात पर ध्यान नहीं दिया हो। बहरहाल, अगर वो कोई और कुत्ता था तो क्या आसमान पर उड़ गया या पाताल में घुस गया? ये सवाल मेरे दिमाग में आज भी आते रहते हैं, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। डेविड का ख्याल है कि वो पिंटू की आत्मा के अलावा और कुछ नहीं था। बहरहाल, मैं पूरी घटना आपको इस तरह सुनाना चाहता हूँ ताकि आप भी गौर करिए कि डेविड की बात कहाँ तक सही है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं भूतों को नहीं मानता, फिर भी इस घटना को याद करते ही मैं कांप जाता हूँ और मुझे डेविड की बातों में सच्चाई के साथ साथ झूठ की झलक भी दिखाई देने लगती है। मई 1944 का ज़माना था। डेविड बालीपुर नाका पर कस्टम ऑफिसर था। मैं MA फाइनल का इम्तहान देने के बाद इंदौर से सीधा उसके पास रवाना हो गया। डेविड BA तक मेरा साथी था। उसने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के बजाय नौकरी कर ली और मुझे आए दिन दावतें देता रहता था। जिस रात मेरे साथ ये घटना घटी, मैं उसकी सुबह को बालीपुर पोस्ट पर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि डेविड 3-4 दिन के लिए चला गया है। उसके नौकरों ने मेरी बड़ी खातिर तवाज़ा की। उसके कुक ने बताया कि वो उससे अक्सर मेरे बारे में बातें किया करता था। मेरे आने की खबर उसे मिल चुकी थी, लेकिन किसी बहुत ही ज़रूरी काम से वो किसी नामालूम जगह पर रवाना होते हुए मेरे आने की खबर अपने नौकरों और सिपाहियों को दे चुका था। इंस्पेक्टर डेविड 2 साल की मुलाजमत ही में खौफनाक और बड़े स्मगलर्स के लिए ख़तरे की घंटी बन चुका था। खून और आग से खेलने वाले मुजरिम उसका सामना करते हुए घबराने लगे थे। रिश्वत और दूसरे लालच उसके लिए हीज थे, उसके लिए बहुत छोटे थे। इसीलिए उसे ऐसी जगहों पर तैनात किया जाता
जहां उस जैसे दूसरे अफसर रिश्वत लेकर मुजरिमों को ढील दिया करते थे। ये जानकर कि डेविड 2-4 दिन के लिए कहीं चला गया है, मैंने भी वहां से रवाना होना चाहा। 6 महीने से मैं अपने माँ बाप से अलग था, लेकिन मुझे डेविड के नौकरों ने मजबूर कर दिया कि मैं 2 दिन तक उसका इंतज़ार करूं। पत्थरों के बने इस 6 कमरे वाले बंगले में मुझे उसी कमरे में ठहराया गया जो डेविड का खुद का कमरा था। शाम को मैं शिकार के लिए डेविड के सिपाहियों के साथ मील 2 मील आसपास घूमा और हम एक हिरन शिकार करके ले आए। लगभग 10 बजे रात खाना खाने के बाद मैं सोने की तैयारियां कर ही रहा था कि अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, हैंड्स अप। मैंने पलट कर देखा तो एक आदमी अपने हाथों में रिवॉल्वर लिए मुझे निशाना बनाए खड़ा था। मुझे ये सीन किसी थिएटर या ड्रामे का मालूम हुआ। मैंने सोचा कि डेविड आ चुका है और वो शायद अप्रैल फूल का बदला मई में चुकाना चाहता है, इसीलिए उसने किसी किराए के बंदे को हायर किया है। इस सोच में शायद आधा मिनट ही गुजरा होगा कि उस भयानक हमला करने वाले ने फिर कहा, इंस्पेक्टर अपने हाथ ऊंचे कर लो वरना गोली चला दूंगा। लेकिन मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। डेविड तो आज सुबह ही कहीं और चला गया है। मैंने हमला करने वाले को समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो मेरी इस बात को धोखा ही समझ बैठा। आगे बढ़ते हुए उसने कहा, इस लकड़ी की अलमारी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो, नहीं तो मैं तुमको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। अब उसका और मेरे बीच का फासला 5 फीट भी नहीं था कि फिजा में अचानक किसी भयानक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ता हमला करने वाले के पीछे ही खड़ा था। इस आवाज़ ने हम दोनों को ही चौंका दिया। मुजरिम ने जो ही पलट कर देखा, मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक छलांग लगाकर उसके हाथों से रिवॉल्वर छीन लिया। अब वो मेरे सामने बेबस खड़ा था, लेकिन न फिर कुत्ता दिखाई दिया, न उसके भूखने की आवाज़ ही सुनाई दी। मैंने सिपाहियों और नौकरों को बुलाने के लिए हवाई फायर कर दिया। 1 मिनट के अंदर अंदर वो हमला करने वाला 3 मजबूत और बड़े बड़े सिपाहियों के चंगुल में था। थोड़ी देर में पुलिस वाले उससे पूछगछ करने के लिए उसे पुलिस चौकी ले गए। मैंने जब डेविड के नौकरों और सिपाहियों को घटना की डिटेल बताते हुए कहा कि अगर कुत्ता नहीं भौंकता तो शायद वो हमला करने वाला मेरी खोपड़ी में सुराख करके ही मुझे कब्र में पहुंचाता। ये बात सुनकर सबने ही कुत्ते और उसके भूखने की बात बड़े ताज्जुब से सुनी। रसोइये ने बताया कि डेविड का कुत्ता 2 दिन हुए किसी ने गोली मारकर हलाक कर दिया था और साहब ने उसे अपने बंगले के कंपाउंड में इसलिए दफन किया कि वो कई बार उनकी जान बचा चुका था। दूसरे दिन मैं टहलते हुए पुलिस चौकी पहुंचा और हवालात में मुजरिम से बातें करते हुए मैंने उसे शर्म दिलाई कि वो इतना बहादुर होकर भी कुत्ते की आवाज़ से डर गया। मुजरिम भी बहुत हैरान था। उसने मुझे बताया कि 2 दिन पहले वो उस कुत्ते को इसलिए मार चुका था कि वो डेविड की हिफाजत के लिए एक ढाल सा बना हुआ था और शायद ये आवाज़ उसी मरे हुए कुत्ते की थी, चूँकि उसकी जानकारी में उस वक्त आसपास मील भर के इलाके में कोई दूसरा कुत्ता मौजूद ही नहीं था। पुलिस चौकी से आकर मैंने वापसी के लिए तैयारी शुरू कर दी और बालीपुर को अलविदा कहता हुआ मैं भोपाल चला आया। आज तक मेरा दिमाग इस मसले को सुलझाने में असमर्थ है कि वो कुत्ता था या उसकी आत्मा, और मैं आत्माओं का कायल नहीं। शहर से काफ़ी दूर साउथ के आसपास के इलाके में जब फॉरेस्ट ऑफिसर ने ठंडे कुएं के करीब बरगद के एक घने पेड़ को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने असिस्टेंट से पूछा, इस पेड़ को अब तक क्यों नहीं काटा गया मिस्टर चार्ल्स? सर, सारे मजदूरों ने इस पेड़ को काटने से मना कर दिया है। वो कहते हैं कि हम काम छोड़ देंगे, लेकिन इस पेड़ को हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन इसकी वजह मिस्टर चार्ल्स? सर, वो लोग इस पेड़ को भूतिया पेड़ कहते हैं और इससे बहुत डरे हुए हैं। लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई चार्ल्स? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम भी मजदूरों से मिले हुए हो। नहीं सर,
ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आजकल में ही आपको डिटेल से इस पेड़ के बारे में बताने वाला था। मैं खुद ही इस पेड़ को काट देता, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं अकेला भला इस लंबे चौड़े पेड़ को 10 दिन में भी नहीं गिरा सकता, और फिर ये मेरा काम भी नहीं है। ठीक है चार्ल्स, मैं खुद मज़दूरों से इस पेड़ के बारे में बात करूँगा। तुम कल सुबह हाजिरी के बाद सबको लेकर मेरे बंगले पर आना, काम बाद में शुरू होगा। दूसरे दिन सुबह हाजिरी के बाद माइकल के बंगले पर पेड़ काटने वाले सारे मजदूर चार्ल्स के साथ मौजूद थे। माइकल ने उन्हें बैठने का इशारा किया और कहने लगा, आज तुम सब लोग वो कुएं वाला बरगद का पेड़ काटोगे और फिर तुम लोगों की छुट्टी। ये ज़रा सा काम है, आज ही जल्द ख़त्म कर लो, दूसरा काम कल से शुरू करना। मज़दूरों में से एक अधेड़ उम्र शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा, साहब, हम वो पेड़ नहीं काटेंगे, उस पर काला शैतान रहता है। वो एक आत्मा है जो हम सबको बर्बाद कर देगा। मेरे ऑर्डर को न मानने का मतलब समझते हो? माइकल ने उस मज़दूर को घूरते हुए पूछा। हाँ साहब, यही कि आप हमें काम से अलग कर देंगे और शायद पिछला हिसाब भी न करें। हाँ, तुम बहुत समझदार मालूम होते हो। जी हाँ, हम समझदार हैं साहब, इसीलिए तो उस पेड़ को हाथ नहीं लगाते। मजदूरी से ज़्यादा हमें अपनी जान प्यारी है। आप खुशी खुशी हमें काम से अलग कर सकते हैं। बाकी सब मजदूर भी उठ खड़े हो गए और उन्होंने भी अपने साथी की हाँ में हाँ मिलाई। ठहरो, माइकल ने उन्हें रोका। फिर वो उसी अधेड़ उम्र वाले मजदूर से बोला, क्या तुम मुझे उस पेड़ और आत्मा के बारे में डिटेल से बता सकते हो? साहब, हमने खुद उस पेड़ पर रहने वाली आत्मा का किस्सा अपने बुजुर्गों से सुना है, लेकिन कई आदमियों को उस पेड़ के नीचे जान तोड़ते हुए खुद अपनी नज़रों से देखा है। कहते हैं कि बरसहा बरस पहले उस पेड़ के नीचे एक काला हबशी रहा करता था। लोग कहते हैं कि वो हबशी बड़ा करामाती इंसान था और जो कोई बीमार या तकलीफ़ का मारा उसके पास आता, वो उसका मुफ्त में इलाज करता था और झाड़ फूक में भी माहिर था। एक दिन कुछ डाकुओं ने एक ऐसी बारात को लूट लिया जो जहेज़ और दुल्हन को लेकर वापस रवाना हो ही रही थी। डाकुओं ने न सिर्फ सामान और जेवरात ही लूटे, बल्कि दुल्हन को भी उठाकर ले गए। जब डाकू इस पेड़ के करीब से गुजरे तो दुल्हन की नज़र हबशी बाबा पर पड़ गई। कई दिन पहले वो लड़की काले बाबा के पास अपनी शादी की दुआ के लिए आई थी और हबशी बाबा ने उसे दुआ भी दी थी। हबशी बाबा को पहचान कर लड़की ने चीख कर उनसे मदद मांगी। एक लुटी हुई दुल्हन की चीख सुनकर बाबा से नहीं रहा गया। वो लपक कर डाकुओं के सरदार के सामने आ गए। सरदार का घोड़ा गिर गया और सरदार जख्मी होकर वहीं मर गया। दूसरे डाकू अपने सरदार की मौत देखकर दुल्हन को वहीं छोड़कर भाग गए, लेकिन जाते जाते एक डाकू ने हबशी बाबा का सीना अपनी गोली से छलनी कर दिया। काले हबशी बाबा वहीं मर गए, लेकिन उनकी आत्मा ने एक काले बिल्ले का रूप धार लिया। अब इंतकाम के लिए, अब बदले के लिए वो आत्मा अक्सर और ज़्यादातर उस कुएं और पेड़ के करीब से गुजरने वालों के साथ अजीबोगरीब सलूक करती है। अभी पिछले दिनों जब एक शिकारी ने उस काले बिल्ले को जान से मारना चाहा तो वो न जाने कहाँ गायब हो गया, लेकिन जब वो शिकारी पानी पीने कुएं के करीब पहुंचा तो न जाने कहाँ से वो काला शैतान प्रकट हो गया और उसने शिकारी की गर्दन पर एक ऐसी छलांग लगाई कि वो बेचारा बदहवासी के आलम में कुएं में गिरकर मर गया। यही नहीं, उससे पहले भी इस बिल्ले ने ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है। साहब, हमने आपका नमक खाया है। हम आपसे विनती करते हैं कि उस बरगद को काटने का ख्याल छोड़ दीजिए। मजदूर ने माइकल से विनती की। ठीक है, तुम लोग और कोई काम देखो, लेकिन जहाँ तक पेड़ का सवाल है तो वो कटेगा ही। मैं और चार्ल्स मिलकर उसे काटने की कोशिश करेंगे। माइकल ने मजदूरों को रुखसत किया और चार्ल्स से कहने लगा,
क्या तुम उस पेड़ को काटने में मेरी मदद करोगे? लेकिन सर, वो काला शैतान। चार्ल्स हकला गया। तुम भी डर गए। खैर, मैं खुद ही ये काम पूरा करूँगा, चाहे इसमें हफ्ते ही क्यों न लग जाएं। दूसरे दिन कुल्हाड़ी लेकर माइकल कुएं के करीब वाले बरगद पर पहुंच गया। दिन भर वो पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। तीसरे पहर जब वो थकान से निढाल हो गया तो बरगद के नीचे ही थोड़ी देर आराम की खातिर लेट गया। अचानक बरगद की घनी झाड़ियों में से एक काला बिल्ला माइकल पर कूद पड़ा और उसने अपने पंजे से माइकल की दोनों आंखें बाहर निकाल लीं। अंधा माइकल डर कर इधर उधर भागने लगा। उसे किसी चीज से ठोकर लगी और फिर वो भी ठंडे कुएं की तह में गिरता चला गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।